लें जी, जो कमर्शियल टी बैग हैं ये रिलीज़ करते हैं मिलियन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक को, जो कि एंटर हो जाते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल में, जहाँ से वो जो है वो ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन के पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाते हैं। ये रिसर्च की गई है जी यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में। और इसमें बताया गया है जी कि ये जो पॉलीमर बेस्ड कमर्शियल टी बैग हैं, ये जो है किस तरह से नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक जो हैं, जब इनको गर्म किया जाता है गर्म पानी में, ताकि जो है इनके फाइटोकेमिकल्स बाहर आ सकें और चाय जो है वो बन सके, तो किस तरह से ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल जो है उसमें अब्जॉर्ब होते हैं और फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनते हैं और पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाते हैं। याद रहे कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है या नैनो प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन है, ये बड़ा क्रिटिकल जो है वो चैलेंज है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, कि जो ओशियन है उनसे भी जो है माइक्रो प्लास्टिक को रिकवर किया जाता है, क्योंकि ये एक्वाटिक सिस्टम को जो है इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। तो फूड पैकिंग जो है वो एक मेजर सोर्स है माइक्रो और नैनो पार्टिकल का इंसानी बॉडी में जो है वो पहुंचने का। अब ये जो रिसर्च पेपर है ये कीमोस्फियर में जो है ये पब्लिश हुआ है, और म्यूटाजेंसिस जो है वो ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना का, डिपार्टमेंट है जेनेटिक और माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने जो है वो डाटा इकट्ठा किया है मुख्तलिफ जो टी बैग कमर्शली अवेलेबल थे मार्केट से। इस रिसर्च में जो कमर्शियली अवेलेबल टी बैग यूज़ किए गए वो बने थे नायलॉन 6 से, पॉलीप्रोपिलीन से और सेलुलोज से। अब इसमें ये है जी कि जो पॉलीप्रोपिलीन वाले टी बैग हैं ये रिलीज़ करते हैं 1.2 बिलियन पार्टिकल्स पर मिलीलीटर, और इनका जो एवरेज साइज़ है वो 136.7 नैनोमीटर तक जो है वो होता है। जबकि जो सेलुलोज वाला टी बैग है वो रिलीज़ करता है 135 मिलियन पार्टिकल पर मिलीलीटर। तो पॉलीप्रोपिलीन से काफ़ी ज़्यादा जो है ये कम है, यानी कि वो 1.2 बिलियन है और ये 135 मिलियन है। और इसी तरह से इसके पार्टिकल का जो साइज़ है वो भी ज़रा बड़ा होता है, ये 244 नैनोमीटर का है। जबकि जो नायलॉन 6 है ये रिलीज़ करता है 8.18 मिलियन पार्टिकल्स पर मिलीलीटर, और इसका जो एवरेज साइज़ है वो 138.4 नैनोमीटर होता है। तो पता चला कि नायलॉन 6 वाला जो टी बैग है वो इन तीनों में से कम जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको जो है वो रिलीज़ करता है। अब इन नैनो पार्टिकल को जो है वो करेक्टराइज़ करने के लिए डिफरेंट जो है वो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ की गई। मसलन इसमें सैम को यूज़ किया गया, टैम को यूज़ किया गया, इस तरह से FTIR जो है उसको इसमें यूज़ किया गया, और डायनामिक लाइट स्कैटरिंग DLS जो है इससे भी जो है वो इसकी मदद ली गई। लेज़र डॉपलर से जो है ना इसकी वेलोसिटी जो है वो मुय्यर की गई। और इस रिसर्च के जब दूसरे पार्ट में इन नैनो पार्टिकल को जो है वो एक्सपोज किया गया ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल के साथ, तो ये पता चला कि जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग इंटेस्टाइनल सेल हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करते हैं इन नैनो और माइक्रो प्लास्टिक के साथ, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अपटेक होता है वो भी इन्हीं म्यूकस प्रोड्यूसिंग इंटेस्टाइनल सेल का होता है। और रिसर्च से ये भी पता चला कि ये जो नैनो प्लास्टिक होते हैं ये सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म तक नहीं रहते, बल्कि उसके न्यूक्लियस के अंदर से भी जो है वो ये रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जा सकते हैं। और अभी इनका जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसको जो है वो स्टडी करना बाकी है। और इसी तरह से अब ये स्टडी कहती है जी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि देखा जा सके कि जो इंसानी फूड है उससे नैनो पार्टिकल और माइक्रो प्लास्टिक जो है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से पहुंचता है, और वहाँ पे जाके फिर वो उसके इफ़ेक्ट जो है वो क्या होंगे। वैसे ही इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में जो है वो रिसर्च की गई थी कि जो प्लास्टिक होते हैं ये एंटीबायोटिक को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसका नतीजा यही था जी कि जो ये नैनो प्लास्टिक होते हैं ये एंटीबायोटिक की जो एफिकेसी होती है, जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है, उसको ये कम कर देते हैं। ये जो रिसर्च थी इसको पब्लिश किया गया था जी जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में, और इसमें जो है इसके जो लीडर थे वो थे लुकास स्कैनर, ये मैडी यूनिवर्सिटी वियना में है, बारबरा इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बोन से जो थी, और कुछ और इनके कोवर्कर थे। तो इन्होंने जो डेली रूटीन में प्लास्टिक से हमारा वास्ता पड़ता है, मसलन प्रोपिलीन, पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 6 इनको जो है वो अटैच किया कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स मसलन टेट्रासाइक्लिन के साथ। और बाद में कंप्यूटर सिमुलेशन से जो है इन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब ये प्लास्टिक जो है ये टेट्रासाइक्लिन के साथ जुड़ता है तो ये टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर को जो है वो
चेंज कर देता है, जिससे टेट्रासाइक्लिन जो है अब वो बैक्टीरियल सेल के साथ जो है वो उस तरह से बाइंड नहीं कर सकती। और इन सब प्लास्टिक में से नायलॉन 66 की जो बाइंडिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग देखी गई। और इसमें फिर ये भी है कि जो नायलॉन 66 है इससे सबसे ज़्यादा इंसानों का वास्ता पड़ता है, क्योंकि ये टेक्सटाइल से भी जो है वो निकलता रहता है और रेस्पिरेशन सांस के लेने के अमल के दौरान जो है ये बॉडी में पहुंच जाता है। और फिर ये भी देखा गया कि जब प्लास्टिक जुड़ता है इन एंटीबायोटिक्स के साथ तो फिर ये उनको टारगेट की साइड से कहीं और ले जाता है, जिससे जो है वो एंटीबायोटिक ज़ाया हो जाती है, क्योंकि वो अपने टारगेट तक जो है वो पहुंचती ही नहीं है।